याद है? चलो एक सवाल लिखो, फिर एक्सप्लेन करते हैं कहानी को वापस से। लिखो, होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क था, क्या क्वेश्चन था, बोलो। थ्री प्लस 5r प्लस 7r स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इक्वल टू कितना था? हाँ बोलो, r का वैल्यू पूछा था, कितना आया? 1/4। बहुत बढ़िया। कोई है जिसका नहीं आया? एक बार बोल दो मुझे, ऐसा कोई इंसान जिसका आंसर नहीं आया हो। शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल बेशरम बन के रहना। इसलिए ये मत सोचना कि बगल वाला तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, भाड़ में जाए बगल वाला। नहीं बना है तो तुम पूछोगे। देखो बच्चों, ये AGP है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 के साथ 1 है, 3, 5, 7 AP में है, 1 R स्क्वायर GP में है, यानी कि दिस इज इनफाइनाइट AGP। और इनफाइनाइट AGP का फॉर्मूला अगर लगाऊं, फॉर्मूला याद करो, A/1 माइनस R प्लस dr डिवाइडेड बाई 1 माइनस R होल स्क्वायर। क्या यही होता था फॉर्मूला बच्चों? AP का फर्स्ट टर्म 3 है, डिवाइड बाई 1 माइनस GP का कॉमन रेशियो देखो R है, प्लस कॉमन डिफरेंस AP का देखो 2 है, इंटू R डिवाइडेड बाई 1 माइनस R होल स्क्वायर इक्वल टू 44/9। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना था। यहाँ देखो तो ये 1 माइनस R होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, एक 1 माइनस R इसके साथ आ गया, 3 इंटू 1 माइनस R प्लस 2R इक्वल टू 44/9। ध्यान से देखो तो 3 माइनस 3R प्लस 2R माइनस R हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R होल स्क्वायर। चाहो तो इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 2R इक्वल टू 44/9। और इसके बाद छोटा सा कैलकुलेशन है, इधर लाओ इधर लाओ, तो 9 इंटू 3 ये हो गया बच्चों 27 माइनस 9R इक्वल टू, इसको उधर भेज दो तो 44 प्लस 44R स्क्वायर माइनस 82R, 44 प्लस 44R स्क्वायर माइनस 82R, सॉरी 88 ना। तो कितना हो गया? सबको RHS भेज दो, तो 44R स्क्वायर माइनस 88 प्लस 9 कितना होता है? माइनस 88 माइनस 79R। किसका 3 लड्डू बे? 44 माइनस 27 कितना होता है भाई? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बोल रहा है 3 लड्डू रख दो। 4 प्लस 17 इक्वल टू 0। बोलो फैक्टराइजेशन कितने से हुआ? 11R माइनस 68R। चेक करो, इससे हो जाएगा। 11 प्लस 68 79 होता है, मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 11R कॉमन लोगे तो एक फैक्टर बनेगा 4R माइनस 1, और यहाँ पे एक आ जाएगा तुम्हारा 11R कितना माइनस 17, ऐसा कुछ बनेगा बच्चे। तो यहाँ से R का वैल्यू देखो तो एक 1/4 आ रहा है और एक 17/11 आ रहा है, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? बताया था इनफाइनाइट के लिए कॉमन रेशियो का वैल्यू -1 से 1 तक होना चाहिए, तो इसको उड़ा दो, 1 से बड़ा है ये, तो R इक्वल टू 1/4 इज योर आंसर। अब किसी को दिक्कत है तो पूछिए, नोट करें। कौन था लड्डू वाला? नाम क्या है भाई तुम्हारा लड्डू वाले का? नाम नहीं बोलेगा अब। अरमान था? अरे अरमान तू ही है, बोलेगा झूठ, तू बोलेगा झूठ। यहां दिखाया जा रहा है, वहां पे आ रहा है नोटिफिकेशन, तू ही चिल्ला रहा है लड्डू, 3 लड्डू। अच्छा चलो नोट करो इसको। हो गया क्या? मिटाऊं? किसने पूछा था बच्चे, समझ में आया तुमको? कौन पूछा था? क्या नाम है तुम्हारा? सर निखिल, बहुत बढ़िया नाम है बच्चे। मिटा दूं? चलो नीलांजन भाई है क्या? नीलांजन भाई
सब ठीक है हालचाल? चलो हम लोग लास्ट क्लास ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर कहानी आगे बढ़ाते हैं ना। एक सवाल, एक और होमवर्क था, अब क्या था? अरे वो कर लेना तुम लोग। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ज्योमेट्रिक मीन पे एक सवाल लिखो। हाँ जी पूछो। एक ऐसा जीपी का एग्जाम्पल जिसमें ऑड और इवन टर्म्स दोनों हो। मतलब बच्चे समझा नहीं, बहुत सारा जीपी है ऐसा। 5 टर्म का जीपी ऑड हो जाएगा, 6 टर्म का जीपी इवन हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? ऐसा जीपी जिसमें ऑड और इवन टर्म्स दोनों हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बच्चे? एक नंबर एक टाइम में या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। r times sum of odd terms, हाँ that is valid only for when number of terms are even. नहीं दोनों होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होना चाहिए बच्चे। 20, 22, 24, 26 ऐसा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 25 है तो वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। बिल्कुल ऑड टर्म्स भी होगा, इवन टर्म्स भी होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है बच्चे, समझे? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो उसमें आधा टर्म ऑड होता है, आधा टर्म इवन होता है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। समझ रहे हो बात को? चलो सवाल लिखो। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 96. 4 geometric means are inserted between 3 and 96. Find third GM. Find third geometric mean. 4 geometric means are inserted between 3 and 96. Then find third geometric mean. इधर ध्यान दो बच्चों, 3 और 96 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि मान लो कि G1, G2, G3, G4 इनको रख दिया। अब याद करो लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट, रिमेंबर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला एक निकाला था मैंने। फॉर्मूला बोलो कॉमन रेशियो वाला, b बाई ए टू दी पावर 1 बाई n प्लस 1। देखो यही था क्या? ये b हो गया, ये a हो गया, तो 96/3 पावर 1 बाई n का वैल्यू कितना? 4 या 6? अरे गधो, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4। बार बार बोलता हूं, n इज नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स। n का वैल्यू 4, टोटल नंबर 6 है, तो 1/4 प्लस 1, तो 96/3 बच्चों 32 होता है। 32 टू द पावर 1/5 क्या 2 हो जाता है क्या? 32 इज 2 टू द पावर 5। r निकल गया। अब तुमसे पूछा g3, क्या मैं g3 को a इंटू आर टू द पावर 3 लिख सकता हूं? G1 होता था AR, G2 होता था AR स्क्वायर, G3 होता था AR क्यू। तो A का वैल्यू है 3 और R का वैल्यू निकला 2, तो 2 टू द पावर 3, 8 इंटू 3, 24 इज द आंसर। किसी को कोई दिक्कत? अगर वो G4 पूछता, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, तो A इंटू आर टू द पावर 4, यानी कि 3 इंटू 2 टू द पावर 4, 16 इंटू 3, 48 इज द आंसर, अगर पूछता तो। समझ आ रहा है बात? एक और सवाल लिखो। लिखो 10 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन, 10 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 81. 10 geometric means are inserted between 3 and 81. Find एक तो G4 निकालो,
और एक G6 निकालो। चलो, 4th and 6th ज्योमेट्रिक मीन निकालें जल्दी जल्दी। वैल्यू खराब आएगा, टेंशन मत लो, जैसा आएगा वैसा रखो। हाँ भाई, कॉमन रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो कितना? b बाई ए 81/3 टू द पावर 1/n+1। अच्छा, n का वैल्यू कितना है? 10 है ना, तो 10+1 3 से चला जाएगा कितना? 27 टू द पावर 1/11। ये होगा कॉमन रेशियो। अब आ जाओ, G4 निकालना है। G4 का मतलब a इंटू आर टू द पावर 4, a का वैल्यू 3 इंटू 27 टू द पावर 1/11 टू द पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 27 टू द पावर 4/11। कोई दिक्कत? सिमिलरली G6 निकालना है तो a इंटू आर टू द पावर 6, तो ये आएगा बच्चों 3 इंटू 27 टू द पावर 1/11 टू द पावर 6, तो 6/11 हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो? अब AM और GM को एक साथ देखते हैं हम लोग, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको थोड़ा बहुत आता है। जैसे मान लो 2 नंबर है ना, बच्चे एग्जैक्ट कैसे निकाल पाएंगे? एग्जैक्ट के लिए तो हमको कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा। 4/27 टू द पावर 4/11 कितना होता है बताओ तो? बोलो बोलो। हाँ बच्चों, 2 नंबर है ए और बी, ध्यान देना बोर्ड पे, मैं AM और GM को एक साथ लिख रहा हूं। 2 नंबर है ए और बी सपोज, तो इनका एरिथमेटिक मीन को अगर a मान लूं तो इसका वैल्यू होता a + b/2, है ना, और इनका ज्योमेट्रिक मीन होता √AB। क्या मैं सही बोल रहा हूं? किसी को भी दिक्कत हो तो कृपया पूछें। यहां से देखो a + b का वैल्यू निकाल लिया, a + b का वैल्यू हो गया 2a, और यहां से AB का वैल्यू हो गया कितना? G², ठीक है। अगर इसको सम मान लें, सम ऑफ रूट्स, और अगर इसको प्रोडक्ट मान लूं P। अच्छा एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू S होता था, और प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा का वैल्यू P होता था, तो क्या होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्या तुमने पढ़ा है ये? पक्का पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, ये होता है। इसका अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो आएगा ही, ये होता है। तो मान लो हमारा रूट्स अल्फा बीटा की जगह a और b है बच्चों। हमारे रूट्स क्या हैं? a और b। तो a प्लस b का वैल्यू है कैपिटल S, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ab, इसका वैल्यू है p। तो x² माइनस sx प्लस p में अगर s और p का वैल्यू रख दूं, s का वैल्यू हमने निकाला है 2a, a प्लस b का वैल्यू कितना? 2a इंटू एक्स प्लस p का वैल्यू हमने निकाला है G² इक्वल टू 0। तो x² माइनस 2ax प्लस G² इक्वल टू 0, यानी कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी 2 नंबर्स का अगर एरिथमेटिक मीन a हो और उनका ज्योमेट्रिक मीन अगर g हो, तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उन 2 नंबर से, दैट इज x² माइनस 2ax प्लस G² इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, रूट निकालने वाला फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य रूल, या फिर जिसको जो रूल बोलना है वो बोलो, -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a, यही होता है। x इक्वल टू -b के जगह देखो तो माइनस माइनस प्लस, ब्लर हो गया क्या? देखिए तो, ठीक है। ठीक हो गया बच्चों? नहीं सर, हो गया।
बाकी लोग का हुआ? अरे ठीक दिख रहा हूं मैं, बढ़िया दिख रहा हूं कि नहीं? देखो, अच्छा मैं ठीक दिख रहा हूं, बोर्ड ठीक नहीं दिख रहा है। देखिए हो कैमरामैन लोग। अरे जिंदगी में लाइट ज्यादा है बच्चे, बोर्ड का क्या बात कर रहे हो? हो गया? बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? बोर्ड ब्लर आ रहा है शायद। नहीं, अरे देखो भाई, सब लोग ठीक है क्या? दो लोग अंदर आने का परमिशन मांग रहे हैं। हो गया भाई, परमिशन दे दिया गया है। हाँ भाई कर लिया ऐड, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो इधर आओ, x का वैल्यू निकाल रहा हूं, माइनस बी देखो तो माइनस ऑफ -2a यानी कि 2a हो जाता, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर करूं तो 4a स्क्वायर, -4ac करूं तो 4g स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1 तो इधर आ गया 1। तो यहां से देखो तो x का वैल्यू 2a प्लस माइनस ये 4 बाहर निकल के 2 बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सही। तो x का वैल्यू आ गया बच्चों a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस साइन लोगे तो एक नंबर, तुमने दो नंबर माना था a और b, तो a का वैल्यू हो जाएगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और स्मॉल b का वैल्यू हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। नोट करें। तो अगर कभी किसी दो नंबर का एरिथमेटिक मीन a दिया हो, ज्योमेट्रिक मीन g दिया हो, तो वो दो नंबर आप इसका यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हो, इतना कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये क्यू इक्वेशन का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू इक्वेशन मत समझ लेना, क्यों है ये इक्वेशन। अरे तुम लोग नोट्स बनाते हो ना पढ़ते पढ़ते। हाँ, ये नहीं कि मूवी जैसा देखना, सब खत्म हो जाएगा 2 महीने बाद, कुछ याद नहीं रहेगा। अभी पढ़ के अच्छा लगेगा सब समझ आ रहा है, लेकिन बाद में सब भूल जाओगे। तो रिवीजन के लिए नोट्स जरूर तैयार करें। लिखो, एक सवाल लिखो। अरे ठीक है, रुक गया। लड्डू वाला आदमी था कौन भाई? 3 लड्डू जो रखवाया था। बोलूं? बोलो। ए जो है, हाँ बच्चे वो, हाँ बिल्कुल, इसमें से कोई भी हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि वो बोल रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, वो क्वेश्चन में तुमको वैल्यू पता लग जाएगा। अगर बोला a ग्रेटर देन b है तो a का वैल्यू ये होगा, b ये होगा। अगर बोलता कि a इज लेस देन b तो a ये हो जाता, b ये हो जाता। समझ रहे हो बात को? वो सवाल से तुमको क्लियर हो जाएगा कहानी बच्चे, कि जो बड़ा है वो प्लस वाला है, ऐसे याद रखो, और जो छोटा है वो माइनस वाला है।
चलिए एक सवाल लिखा जाए। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स is 34 and their geometric mean is 16. Arithmetic mean of two numbers is 34 and their geometric mean is 16. Then find the numbers. Their geometric mean is 16. Then find the numbers. Arithmetic mean of two numbers is 34. Their geometric mean is 16. यानी कि तुमको कैपिटल A दिया हुआ है, कैपिटल G दिया हुआ है। नंबर्स निकालने के लिए बच्चों x इक्वल टू याद रखो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है। बस ये याद रखो, आपका काम खत्म। a का वैल्यू है 34 प्लस माइनस अंडर रूट 34 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। इसका वैल्यू बताओ तो कितना आता है जरा। इसको लिख लो 34 माइनस 16 इंटू 34 प्लस 16। तो 34 माइनस 16 करोगे तो 24 और 34 प्लस 16 करोगे तो 50। 24 और 50 1200 हाँ 900 का रूट हो जाएगा 30। हाँ देखो 30 आएगा ये। तो एक बार जब प्लस साइन लोगे बच्चों तो a का वैल्यू सपोज a मान लो तो 34 प्लस 30 दैट इज 64 और एक बार माइनस साइन ले लोगे तो 34 माइनस 30 दैट इज 4। यानी कि दो नंबर थे 4 एंड 64 जिनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने दिया हुआ था। समझ आ रहा है बात? बहुत बढ़िया बच्चों। एक सवाल है आईटी का, करके दिखाओ। बहुत सिंपल सवाल है। बोलूं? AM ऑफ टू नंबर्स A एंड B, ब्रैकेट में दिया हुआ है A इज ग्रेटर देन B। AM ऑफ टू नंबर्स A एंड B is 2 times of their GM. AM of two numbers A and B is 2 times of their GM. Then find A by B. बताओ। AM of two numbers A and B, A is greater than B, is 2 times of their GM. यानी कि इनका अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन का डबल है। तो आपको नंबर्स का रेशियो बताना है A और B का। हाँ जी मेरे देश के विद्वानों, आपको दिया हुआ है कैपिटल A का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स कैपिटल G है, ये गिवन कंडीशन। अच्छा A B से बड़ा है तो A का वैल्यू क्या लिखूं? A प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और B का वैल्यू लिख दूं अगर A माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत? तो इनका रेशियो निकाल लो A डिवाइडेड बाई B। तो A प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड रिप्लेस कर दो A के जगह पे 2G। तो A बाई B का वैल्यू अगर आप देखो, A के जगह पे रख देता हूं 2G, तो 2G प्लस अंडर रूट 2G का स्क्वायर करोगे तो 4G स्क्वायर हो गया माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस अंडर रूट 4G स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो देखो 2G आ गया, 4G आ गया, अब 3G भी आएगा। 4G स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया 3G स्क्वायर, और 3G स्क्वायर का रूट हो जाएगा बच्चों रूट 3G। यानी कि A बाई B का वैल्यू आ गया बच्चों 2G प्लस रूट 3G डिवाइडेड बाई 2G माइनस रूट 3G। G ने G को मार दिया, ऊपर नीचे कॉमन होके कैंसल, तो रेशियो कितना आ गया बच्चों 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। ये है आपका आंसर। ये सवाल तुमको एनसीईआरटी में भी मिलेगा अगर तुमने सॉल्व किया होगा। अच्छा तुम लोग को बोला था मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए, किया क्या तुमने? हाँ पूरे ईमानदारी के साथ सॉल्व करना है, बेईमानी नहीं, अपने आप से बेईमानी नहीं करना है कभी। नोट करें जल्दी।
की होल मैडम की बात दिखदारी ऐसे नहीं की। सब ठीक है, यहां तक आगे बढ़ा जाए। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ध्यान दें। जैसे सबसे पहला तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर कभी भी तीन नंबर ए बी सी आर इन जीपी, अगर कभी भी तीन नंबर जीपी में है तो अकॉर्डिंग टू रूल आई कैन राइट बी बाई ए मस्ट बी इक्वल टू सी बाई बी, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये डायरेक्ट यूज किया करो आज के बाद। कभी भी तीन नंबर आ जाए जीपी में तो मिडिल वाले का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। एपी में होता था मिडिल वाले का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, याद है? तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाओगे आप। दूसरा, अगर कभी बोलता है कि ए बी सी डी कितना भी नंबर्स है, ये मान लो जीपी में है, तो प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर सबको किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए, ए बाई लेमडा, बी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, डी बाई लेमडा, तो फर्क नहीं पड़ता, ये जीपी में ही रहता है। सबको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लेमडा ए, लेमडा बी, लेमडा सी, लेमडा डी, तो भी सीरीज जीपी में ही रहता है। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, अगर सब में लॉग लगा दिया जाए, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग डी, ये बच्चों एपी में हो जाता है। किस में हो जाता है? एपी में। दिमाग में एकदम फिक्स कर लो इस बात को। अगर कभी भी बोलता है कि ए बी सी जीपी में है, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं तुमको। अगर ए बी सी जीपी में है, ठीक ना, तुमको बोलेगा बताओ लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी किस में है, तो तुम बोलोगे एपी में है। कैसे? देखो, अगर ए बी सी जीपी में है तो हम लिख सकते हैं बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है कि नहीं? दोनों तरफ लगा दिया लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग आता है तुम लोग को? नहीं आता है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा एक दिन, स्पेशली लॉग पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल मानो कि दोनों तरफ लॉग लगा दिया, एल ओ जी, तो एल ओ जी इधर भी लगा दिया और एल ओ जी इधर भी लगा दिया एसी के साथ, ठीक है? इधर देखो, लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि इसके पावर में अगर कुछ है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 निकल जाएगा बाहर, इंटू लॉग बी इक्वल टू, और लॉग एम एन, अच्छा ये पढ़ाया गया कहीं पे, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये सुना है कहीं पे? 11th वालों से पूछ रहा हूं। अच्छा चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो, ये मान लो, ये फिलहाल मान लो कि होता है। हाँ, अगर लॉग एम एन दो नंबर प्रोडक्ट, हाँ अरे नहीं, कोई कैलकुलस नहीं भाई, लॉगरिथम एक अलग चैप्टर है मैथमेटिक्स का, मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और अगर कभी लॉग एम बाई एन दिखे तो ये होता है बच्चों लॉग एम माइनस लॉग एन, दूसरा प्रॉपर्टी। और तीसरा एक और याद रख लो, लॉग एम टू दी पावर में अगर कभी एन हो तो ये बाहर आ जाता है, एन इंटू लॉग एम। फिलहाल तो ये 3 याद रखो जो सबसे ज्यादा यूज होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें बाद में। तो यहां पे देखो, ये 2 पावर में था, बाहर निकाल दिया। ये लॉग ए सी है, इसको लिख दिया हमने लॉग ए प्लस लॉग सी। अब ध्यान से देखो, 2 इंटू लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, मिडिल वाले का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो इसका मतलब क्या मिला कि लॉग ए, लॉग बी और लॉग सी किसमें हो गया बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो फिलहाल आपको याद, ये प्रूफ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर्स जीपी में हो और उसमें अगर लॉग लगा दें तो वो किसमें हो जाता है? किसमें हो जाता है? एपी में हो जाता है। चलो चलो नोट करो। लाख लाख लोग आकर बस जाते हैं,
लेमडा 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 बच्चे कोई कांस्टेंट है, लेमडा इज एनी कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट से अगर डिवाइड कर दिया जाए या मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सीरीज जो है वो जीपी में ही रहता है, दैट इज अ प्रॉपर्टी। मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है नहीं? हैंड राइटिंग अच्छा होता तो मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा होता। मैं हैंड राइटिंग के मामले में अपने स्कूल में टॉपर था पीछे से। जब मैं क्लास 2 या 3 में था तो टीचर लोग बोला करता था कि इस क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपना लिखा हुआ खुद ही नहीं पढ़ पाता है 5 मिनट के बाद, एंड दैट वाज मी, सीके। आ जाओ, कुछ काम है? हो गया, मिटा दें? राइट साइड पार्ट को नहीं मिटाए। हम क्लास 10 तक तो बच्चे बिहार में पढ़े, गांव में, चंपारण गांव में, बहुत छोटे जगह पे। 11-12 हमने पटना से किया। उसके बाद हम थे कोटा 1 साल तक। उसके बाद हमने 4 साल एनआईटी में बिताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए, और उसके बाद से अपना ज़िंदगी हम पढ़ाने में बिता रहे हैं। 2013 से लेके अभी क्या 2020 चल रहा है, देखो 7 साल से मैं गुवाहाटी में हूँ। उसके पहले 4 साल सिलचर, यानी कि 11 साल हो गए मेरे आसाम में। तुम लोग का तो उम्र ही अभी 15 साल होगा। तुम लोग में कोई सीनियर सिटीजन है क्या 20 साल 21 साल वाला? बूढ़े लोग? सिलचर कहाँ पे? सिलचर एनआईटी में बच्चे। सिलचर एनआईटी का नाम नहीं सुना है? था बच्चे 4 साल तक में। सवाल बोलूं क्या? सवाल चलिए, सवाल कुछ ऐसा है कि इफ x बिलोंग्स टू R एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस bc इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, देन a b c are in ऑप्शन है AP, GP, HP या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, नन। बोल रहा है कि x कोई रियल नंबर है और ये वैल्यू 0 है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ABC में मिला के, बोला कि इसका वैल्यू 0 है, तो आपको बताना है ABC किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा, HP फॉर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नया चीज होगा जिसके बारे में हमको नहीं पता है। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, बहुत सिंपल आंसर है इसका, जीपी हो जाएगा। बोलो सर कैसे पता लगा जीपी? आप जीपी पढ़ा रहे हो तो जीपी होगा? नहीं, बहुत सिंपल था ये। खैर चलो टेक्निक पे आते हैं। ध्यान बोर्ड पे, इसको थोड़ा सा तोड़ता हूं मैं। इसको देखो, अगर तोड़ूं तो ये बनेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए बनता 2abx प्लस 2bcx, इधर देखो तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, आंसर यहीं पे था। कैसे सर? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों मिलके क्या बना? ax प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। सिमिलरली बाकी तीनों को देखो, ये बन गया bx प्लस सी का होल स्क्वायर।
अरे बना क्या? अब लगाओ दिमाग, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा कभी सुना है क्या तुमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाए? कभी जिंदगी में सुना है? दो स्क्वायर क्वांटिटी का सम 0 हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या? दो स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? तो दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी 0 हो सकता है क्या? एक कंडीशन है बच्चे, जब दोनों क्या हो जाए, जब ए स्क्वायर भी 0 हो जाए और बी स्क्वायर भी 0 हो जाए। इसका मतलब जब ए और बी दोनों 0 हो जाए तब ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो सेम कहानी है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब बस इतना है कि इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और इसका वैल्यू अगर 0 करोगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए। किसके बराबर होना चाहिए? यहां से x आएगा माइनस सी बाई बी के। और अगर ये दोनों इक्वल है तो ध्यान से देखो, माइनस ने माइनस को मारा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और ये किसका कंडीशन है बच्चों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ रहा है बात? नोट करें, ये सवाल भी पूछा हुआ है IIT JEE का। NCERT में ये नहीं है बच्चे, शायद नहीं है, इससे रिलेटेड होगा शायद। हाँ अरे लड्डू वाले, लड्डू मिला? हंस रहा है ये। इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक बताऊं, सीबीटी। सीबीटी बताऊं, चंदन बाबा टॉनिक। बताया था ना तुम लोग को। अब देखो, जरा इधर देखो। चलो सीबीटी बताता हूं। ये हो गया, मिटाऊं पहले इसको? सब लोग बोलो पहले, हो गया क्या? नीलांजन भाई हो गया क्या? अब जरा देखना इधर, मुझे नहीं पता कि क्या आंसर है क्या है, अब मैं सवाल से आंसर ढूंढता हूं। देखो कैसे, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीटी। क्या है देखना, इधर आओ। उसने बोला कि x जो है वो रियल नंबर है, x रियल नंबर है। जरा बताओ सबसे बढ़िया रियल नंबर दुनिया में क्या है? अबे 1 ले लो, x का वैल्यू कितना ले लो? 1। इससे बढ़िया रियल नंबर और क्या हो सकता है कि नहीं? उसने बोला रियल नंबर, हमने ले लिया 1। अब उसने बोला कि ABC किस में है? नहीं पता किस में है। AP भी हो सकता है, GP भी हो सकता है, HP भी हो सकता है। देखो लॉजिकली तो AP से शुरू करना चाहिए था, मैं तुमको GP से शुरू करके दिखाता हूं। सबसे पहले मान लेता हूं कि ABC GP में है। लेट अस एज्यूम कि ABC GP में है। और मैंने तुमको बताया था जब GP में हो तो ABC को क्या माने? 1, 2 और 4, याद है? अब ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो। अगर 0 इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा एज्यूमशन सही है, वरना गलत है। लेट्स चेक। A के जगह 1, B के जगह 2, C के जगह 4 और X के जगह 1। तो ये हो गया देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 AB BC इंटू X 1 और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जरा चेक करो तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है क्या? अरे 0 आ रहा है क्या इसका वैल्यू? अरे ये माइनस होना चाहिए था ना यार, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? ये तो 0 आएगा ही नहीं। सवाल गलत लिख दिया क्या हमने? ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, ब्लंडर हो गया। यहां माइनस है बच्चों,
बीच में, ठीक है। हालांकि इस माइनस से हमारे उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलो पड़ा क्या? इसके पीछे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा बना था ax प्लस बी होल स्क्वायर और बनना चाहिए था ax माइनस बी होल स्क्वायर। लॉजिकली ये बनता, क्योंकि बीच में देखो -2ab आता, तो ax माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस bx माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आता। और जब तुम पुट करते ax माइनस बी इक्वल टू bx माइनस सी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, और आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसलिए हमें अपनी गलती का पता नहीं लगा, क्योंकि हमारा आंसर वहां भी सही आ गया, ठीक है। तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, वैसे तो चाहो तो काट के ये लिख लेना, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो फिलहाल मैं सीबीटी के ऊपर आता हूं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है। जरा चेक करो तो अभी 0 आ रहा है क्या? देखो ये हो गया 4 + 1 5 माइनस, ये हो गया बच्चों 8 + 2 10, 10 × 2 20, तो -20। और इधर देखो 16 + 4 कितना? अरे यार 0 अभी भी नहीं आ रहा है। अब क्या गलती करी आप? AB + BC, AB + BC 1 × 2 2 + 2 × 4 8, सही है। x का वैल्यू 1, बहुत बढ़िया। b² + c², अरे यार कितने गलती हो गया। ax² + b² × x² -2 × ab + bc × x + b² + c² इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू r, दिस, और तो कुछ नहीं था। देन ए बी सी आर इन, सही है, आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए था। एक मिनट सोचने दो, कुछ गलती तो नहीं हुआ। यहां से वैल्यू आ रहा है, हाँ ये कैंसिल होके कितना आएगा? 5 आएगा। 5 5 5, इसका वैल्यू तो 0 आना चाहिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। छोड़ो, भाड़ में जाए, हट। दूसरा सवाल में लगा के देख लेंगे, मत लगाना इसमें, मेथड ही लगा लेना भाई। आना चाहिए था। हो सकता है ये क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स हो गया है, तो कुछ उसके रूट्स का कुछ चक्कर हो गया हो, इसलिए मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आ जाना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। रिलेशन बिटवीन, एक काम करो उससे पहले थोड़ा सा हार्मोनिक मीन पढ़ा दूं मैं। हेडिंग लगाओ, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कह ले पहले। हाँ पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही लिखो तुम बच्चे, हार्मोनिक मीन इसके बाद HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देखो ऐसी बात है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हेलो, हाँ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वैसे तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, लेकिन कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा चीजें तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि HP नाम का कोई चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, तुम्हारे NCERT में भी नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तोप चीज, बहुत सिंपल चीज है। बस एक लाइन यूज कर लो कि अगर कोई बोलता है कि ABC आर इन AP, अगर कोई 3 नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, यानी कि 1/A 1/B और 1/C, किसमें हो जाएगा बच्चों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। यानी कि ये कुछ नहीं है, AP का उल्टा है। यानी कि कभी भी अगर कोई 3 नंबर AP में है, या फिर 4 नंबर या 5 नंबर, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो वो नंबर किस में चला जाएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो सवाल कैसा आएगा। जैसे तुमको मान लो कि बोल दिया कि 2 3
उसके बाद 4, ये देखो बच्चे एपी में है, एपी में है, तो अगर इसका उल्टा कर दूं तो 1/2, 1/3, 1/4, ये किस में चला जाएगा, एचपी में चला जाएगा। और उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपको एचपी का लगाना है। एचपी का कॉन्सेप्ट मतलब अगर कभी एचपी में कोई सवाल तुमको दिया हुआ है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, एचपी से उसको कन्वर्ट कर लेना है एपी में। कैसे कन्वर्ट होगा, रेसिप्रोकल लेने के बाद। तो जैसे ही एपी में कन्वर्ट हुआ उसके बाद एपी का हमको सब कुछ आता है, nth टर्म भी आता है, उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स भी आता है, जो भी पूछे। यानी कि कभी एचपी में अगर तुमको कोई सीरीज दिया भी है T1, T2, T3 ... Tn, तुमको बोले कि इससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करना है, तुम कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले इसको एपी बनाओगे, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एपी। कैसे होगा, 1/T1, 1/T2, 1/T3 ... 1/Tn, और उसके बाद सारा कहानी बच्चों एपी का। तो बताओ जरा, ये एपी में कन्वर्ट हो गया, और एपी में कन्वर्ट होने के बाद हमें इसका काम आता है नहीं आता है? तो क्या हमको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको नोट करो, मैं कुछ सवाल देता हूं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। यानी कि एपी का उल्टा होता है एचपी, बस। एक सवाल लिखूं, एक गिवन एचपी है, गिवन हार्मोनिक प्रोग्रेशन 2, 5/2, 10/3 ... तुमसे बोला कि फाइंड इट्स 11th टर्म। सपोज एक एचपी दिया हुआ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, आपसे पूछा कि इसका 11th टर्म निकालो। आप क्या निकाल पाओगे बिना मेरी मदद के? निकाल के दिखाओ जल्दी। कितना रहे बच्चे? अरे और कोई? -2, और कोई? और कोई? अरे सबने आंसर अलग अलग निकाल लिया क्या? अच्छा, सबसे पहले -2 आ रहा है क्या? नहीं, सबसे पहले बताओ एपी क्या बनता है? क्या ये 1/2, 2/5 एंड देन 3/10 ऐसा कुछ हो जाता? अब बताओ एपी का काम, फर्स्ट टर्म हो गया 1/2, कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों? दिस माइनस दिस, 2/5 माइनस 1/2, हाउ मच? -1/10 आएगा क्या? 4 - 5 -1/10। तुमको निकालना है 11th टर्म। 11th टर्म ऑफ एपी, क्या मैं इसको a + 9d लिखा करता था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। a + 10d लिखा करता था। a का वैल्यू 1/2 + 10 इंटू d का वैल्यू -1/10, 10 ने 10 को मारा, 1/2 - 1 कितना आया? -1/2। ये आंसर कोई बोल ही नहीं रहा है यार। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। दिस इज फॉर एपी, शाबाश। तो व्हाट इज फॉर एचपी? T11 -2। चलो समझ गए तुम लोग। एचपी में कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी सवाल एचपी का हो आप उसको कन्वर्ट करें एपी में, और वापस से लास्ट में उसका रेसिप्रोकल लेके आप उसको एचपी में लेके चले जाएं।
अब सुनो, हार्मोनिक मीन नाम का एक छोटा सा चीज है, उसको भी देख ही लो, कुछ खास नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। हार्मोनिक मीन, जैसे 2 नंबर दिया बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग, 2 नंबर दिया तुम्हारे सामने ए एंड बी, ठीक है, 2 numbers A and B, their harmonic mean HM, harmonic mean is suppose capital H। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट अगर लगाया जाए, अगर 2 नंबर A और B है तो उसके बीच में अगर मैं कैपिटल H को रख दूं तो ये सीरीज किस में हो जाना चाहिए था इस बार? HP में, जैसे वहां AP में होता था उसमें GP में होता था, तो इसमें ये HP में होना चाहिए था। हम HP में कोई काम करते तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो 1/A 1/H और 1/B किस में हो जाना चाहिए था बच्चों? AP में। और अगर 3 नंबर AP में, तो AP का कॉन्सेप्ट लगाओ, मिडिल वाले का ट्वाइस, 2 × 1/H मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 1/A + 1/B, यानी कि 2/H इक्वल टू 1/A + 1/B। बोलो कोई दिक्कत? यहां से देखो H का वैल्यू निकालो, कितना आएगा H का वैल्यू? इधर लेके आ जाओ, 2/H इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लो तो ये बनेगा A + B डिवाइडेड बाई AB बनेगा, H उधर गया बाकी सब इधर आया, तो H का वैल्यू आ जाता है बच्चों 2AB डिवाइडेड बाई A + B। यानी कि कभी भी 2 नंबर का हार्मोनिक मीन अगर हमें निकालना है तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर नंबर। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर 2 से ज्यादा नंबर हो बच्चे तो इसको दिमाग में रखो, अगर 2 नंबर था तो 2/H इक्वल टू 1/A + 1/B। अगर बोलता कि हार्मोनिक मीन ऑफ सपोज n नंबर्स, मान लो कि A1 A2 A3 ... AN इज कैपिटल H, तो आपके सामने ये वाला रिलेशन दिमाग में होना चाहिए था। 2 नंबर्स था तो 2/H, n नंबर है तो n/H मस्ट बी इक्वल टू रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/A1 + 1/A2 + ... 1/AN, और यहां से सॉल्व करके हम H का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर जितना भी नंबर हो, 3 नंबर हो तो 3/H इक्वल टू 1/A1 + 1/A2 + 1/A3, 4 नंबर है तो 4/H इक्वल टू दिस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। नोट करें, लेकिन अगर 2 नंबर आए तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, 2AB डिवाइडेड बाई A + B। लिखो, हार्मोनिक मीन, हो गया? एक छोटा सा सवाल मुझे करके दिखा दो, बहुत छोटा सा सवाल है। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 1/21 एंड 1/5, निकालो तो। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 1/21 एंड 1/5। तो 2 नंबर है तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा 2AB डिवाइडेड बाई A + B, यानी कि 2 × 1/21 × 1/5 डिवाइडेड बाई 1/21 + 1/5 कितना आएगा देखो तो। $13 आ रहा है सबका?
अरे 13 आ रहा है क्या? 13 या 1/13? अरे 13 या 1/13? 1/13। बच्चे इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना है, ये फॉर्मूला फिक्स है 2 नंबर के लिए, 2ab/a+b ही लगाना है। इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात? किसी को कोई तकलीफ यहां तक तो पूछो, चलो किसी को भी। तुम लोगों ने जीपी सॉल्व किया, एपी और जीपी? डाउट निकला? अरे डाउट निकला क्या? चलो नेक्स्ट क्लास डाउट सॉल्व करेंगे। इसको आज जीपी जाके खत्म कर लो, आज पूरा सॉल्व हो जाएगा। एपी जीपी प्लस एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगा लास्ट में, उसको भी आपको जरूर सॉल्व करना है ईमानदारी के साथ, क्योंकि सबसे बढ़िया एंट्रेंस के लिए जो एक्सरसाइज है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है बस एनसीईआरटी में। बाकी पहला दूसरा एक्सरसाइज तो बोर्ड के लिए है, तो उससे तुम्हारा थोड़ा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी मिसलेनियस करोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा जीवन में। तो तुम लोग उसको सॉल्व करो। हमारा कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारा बोर्ड का सिलेबस कब का खत्म हो चुका है, लेकिन हम अभी इससे बहुत दूर लेके जाने वाले हैं कहानी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो भी डाउट हो लेके आना, ठीक है। और लड्डू वाला तुम अपना लड्डू खा सकते हो अभी। चलो बाय बाय।